नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। हमारे देश में बीते कुछ दिनों से अंबेडकर को लेकर सियासी चर्चा का बाजार गर्म है। देश के दो प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस के बीच बाबा साहेब के अपमान और सम्मान पर बहस हो रही है। बाबा साहेब का सच्चा अनुयायी कौन है, इसको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर अंबेडकर विरोधी होने का आरोप भी लगा रहे हैं। दरअसल देश की सियासत में जब से संविधान के खतरे में होने का मुद्दा उठा है, तब से संविधान और बाबा साहब अंबेडकर दोनों ही राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अंबेडकर पर दिया बयान आपको याद होगा, जिसे कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान बताकर संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया था। बीते लोकसभा चुनाव में आपको कांग्रेस का वो प्रचार अभियान भी याद होगा, जब हर राजनीतिक मंच पर रैली में राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान की किताब लिए नजर आए थे और संविधान खतरे में है ये बताकर कांग्रेस के लिए वोट भी मांगे। नतीजतन कांग्रेस की सीटें 2019 के मुकाबले 2024 के आम चुनाव में डबल हो गई। अगर ये मान लिया जाए कि कांग्रेस को बाबा साहेब पर होने वाली राजनीति से फायदा पहुंचा है, तो फिर ये भी मानना होगा कि भाजपा ने इसे अच्छी तरह से भांप लिया है और राजनीतिक तौर पर खुद को बाबा साहेब और उनके संविधान का असली संरक्षक कहते हुए कांग्रेस पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। आखिर क्या वजह है कि देश में सियासत में बाबा साहेब और उनके संविधान की बार बार एंट्री हो रही है? क्यों भाजपा और कांग्रेस खुद को संविधान का रक्षक साबित करने पर तुले हुए हैं? और इस राजनीतिक दांव पेच में किसे नफा और किसे नुकसान हो रहा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है साहेब, संविधान और सियासत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर थे, जहां उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वैसे तो प्रधानमंत्री हरियाणा को कई विकास कार्यों की सौगात देने पहुंचे थे, लेकिन जब वो मंच पर बोलने पहुंचे तो उनके भाषण के केंद्र में बाबा साहेब अंबेडकर और निशाने पर कांग्रेस ही नजर आई। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बाबा साहेब के संविधान का दुश्मन बताते हुए पार्टी के आंतरिक संगठन पर ही सवाल खड़े कर दिए। मोदी ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ने इस देश में बाबा साहेब के संविधान की ऐसी तैसी कर दी है। बहरहाल जो कांग्रेस कुछ दिनों पहले तक संविधान को लेकर फ्रंट फुट पर खेल रही थी, उसे अब भाजपा के आरोपों पर जवाब देना होगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती अवसर पर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर रही। पीएम मोदी ने हरियाणा के हिसार में कांग्रेस पर अंबेडकर को अपमानित करने का आरोप लगाया और कहा कि बाबा साहब समाज में समानता लाना चाहते थे, जबकि कांग्रेस ने वोट बैंक का वायरस फैलाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने ओबीसी और SC/ST वर्ग को गरिमा का जीवन दिया, जबकि कांग्रेस ने तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। पीठ में छुरा भोंककर उस संविधान के उस प्रावधान को तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। प्रधानमंत्री ने संसद से पारित वक्फ बिल का भी जिक्र किया। उन्होंने 2013 में कांग्रेस सरकार में पारित वक्फ कानून को बाबा साहब के संविधान से ऊपर बताया। इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता की सगी है, वो मुस्लिम समाज का भी भला नहीं कर सकती। उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम अध्यक्ष और 50% टिकट मुस्लिमों को देने की चुनौती दी। वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर संविधान को केंद्र में रखकर
कांग्रेस को न सिर्फ संविधान के खिलाफ काम करने वाला बताया, बल्कि वोट के लिए तुष्टीकरण करने के भी आरोप जड़ दिए। बहरहाल, जब देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर को अलग अलग मंचों से उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे थे, तब दूसरी तरफ ये भी चर्चा जारी थी कि बाबा साहब के संविधान का असली संरक्षक कौन है, और खुद को असली संरक्षक साबित करने के लिए राजनीतिक दलों ने दावे भी खूब पेश किए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आज का मुद्दा है साहब, संविधान और सियासत। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं अनिल गोयल जी हैं, बीजेपी नेता दिल्ली से हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रायपुर से हैं। यश भारती जी हैं, सपा प्रवक्ता भोपाल से हैं। के त्रिपाठी जी जनता दल यूनाइटेड नेता हैं, लखनऊ से हैं। मिलिंद मानखेड़े जी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं और भोपाल से हैं। और अनिल गोलायत जी हैं, संविधान विशेषज्ञ, हमारे साथ भोपाल से ही जुड़ गए हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले गोलायत जी, आपसे ही सवाल, ये संविधान को लेकर जिस तरह से राजनीति चल रही है, कहीं यहां बाबा साहब के जो संविधान था उसका दुरुपयोग कौन कर रहा है और उसको तोड़ कौन रहा है? बीजेपी, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल? हम आपसे जानना चाहेंगे। और संविधान में वास्तविकता क्या है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी। एक्चुअल में इसको, संविधान को राजनीति से जोड़ना ही नहीं चाहिए जी, क्योंकि संविधान का जब हम प्रिम्बल्स, उसका जो उद्देशिका आप पढ़ते हैं, तो उसमें पहला ही ऑब्जेक्ट आता है कि हम भारत के लोग, तो जो लोगों के लिए है संविधान, तो हम भारत के लोग, भारत को, मतलब भारत देश को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही सारी बातें छुपी हुई है जी। कोई भी व्यक्ति अगर संविधान के बारे में समझना चाहता है, जानना चाहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत से लोग उसको नहीं समझते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर में ही सारी की सारी चीजें दी हुई है। और संविधान को बाबा साहब के साथ जोड़ना भी उचित नहीं है, संविधान को भारत की जनता के साथ जोड़ना होगा। बाबा साहब एक ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। हाँ, बाबा साहब की मंशा देश के कल्याण करने की थी, सर्वांगीण विकास करने की थी जी। लेकिन बाबा साहब को लेकर राजनीति करना वो सही चीज नहीं है। जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने बाबा साहब को हथियार बना लिया है, मैं ये समझता हूं कि बाबा साहब ने जो ऑब्जेक्ट रखा था भारतीय जनता लोकतंत्र को स्टेबल करने के लिए, भारत के लोगों का विकास करने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए उधर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट में लाके बाबा साहब का महिमा मंडन करेंगे और जो मेन कार्य है उस कार्य से ही जनता का ध्यान बांट देंगे। ये देश के अंदर में हो रहा है जी। मतलब जो जिस तरह से राहुल जी ने प्रचार किया था लोकसभा में संविधान की पुस्तक लेके कि संविधान को खत्म किया जा रहा, तोड़ा मरोड़ा जा रहा, आपको कहीं लगा कि संविधान तोड़ा मरोड़ा जा रहा, संविधान खत्म किया जा रहा? अनिल जी, देखिए, राजनेता कोई भी अगर स्टेटमेंट देता है तो वो पहली चीज क्या करता है कि अपनी तो बुराई छुपा लेता है और सामने वाले पार्टी की बुराई निकालता है। यहां पर हमें निष्पक्ष तरीके से ये देखना होगा कि पिछले 75 साल के अंदर में जो पार्टियां सत्ता में रही है, क्या उन्होंने वाकई संविधान को सही तरीके से लागू किया जी। ये सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है जी, है ना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, आपसे ही सवाल है। अभी हमारे संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं कि राजनेता और राजनीतिक दल उनका गलत उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से बीते 11 साल में देश में माहौल बना हुआ है और जिस प्रकार से संवैधानिक जो दायरा है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है जी। आपको याद होगा, त्रिपाठी जी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के पहली ऐसी घटना हुई कि सर्वोच्च न्यायालय के जो 5 जज हैं वो मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया से न्याय की गुहार लगाते हैं। आखिर ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? क्योंकि संवैधानिक क्षेत्रों में कहीं न कहीं बेवजह का हस्तक्षेप किया जा रहा था, उनको काम करने से रोका जा रहा था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान है, जो इस देश की व्यवस्थाओं को मजबूत करता है, जो न्याय प्रणाली है, जो सामाजिक समरसता की बात है, जिसमें सभी के मौलिक अधिकार सुरक्षित है, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी और निर्णय लेने का सबको अधिकार है, तो ये चीजें तो हुई ना, आपने देखा है उसको। और उसके बाद आप देखेंगे लगातार, चाहे बाबा साहब के जो भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के तहत जो दलित, शोषित, दबे कुचले लोग हैं
उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, बराबरी में लाने के लिए जो आरक्षण की जो व्यवस्था उसमें दर्शाया गया है, दिया गया है जी, जो समानता की बात की गई है, जिसमें भेदभाव खत्म करने की बात की गई है, इस सारे विषयों पर आप देखेंगे 11 साल से कहीं ना कहीं हमला हो रहा है। नहीं, हमला कहाँ हो रहा है कई बार धनंजय जी, हमला कहाँ हो रहा है? हम जरा धनंजय जी, हमला कहाँ हो रहा है जरा हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं। रहा सवाल दूसरा, बीजेपी का कहना है कि भाई आज आप अंबेडकर जी को और बाबा साहब को याद कर रहे हैं, संविधान को याद कर रहे हैं, भारत रत्न आपने नहीं दिया। बीजेपी का ये कहना है, खुद मोदी जी ने कहा है कि भाई जहां अंतिम समय में अलीपुरा में रह रहे थे, अलीपुर में बाबा साहब, वो जो उसको स्थल उन्होंने स्मारक स्थल ने बनाया, लंदन में जहां रहे वो बाबा साहेब, उसको इन्होंने मोदी सरकार ने उसको लिया। अब इन स्थितियों में मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस कहां बाबा साहब का सम्मान करती रही? आपने 2 बार उनको 52 में और 56 में चुनाव हरवाया, नेहरू जी ने उनके अगेंस्ट में कैंडिडेट खड़ा किया, दोनों बार हार गए बाबा साहब। वो तो ठीक है, राज्यसभा में नियुक्त किए गए थे। इन स्थितियों में आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा साहब का कांग्रेस का, बीजेपी का अपमान कर रही? आरएसएस के नेता और भाजपा के नेता कई बार कह चुके हैं आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, जो संविधान की व्यवस्था। तो ये हमला तो हुआ ना जी, ये हमला नहीं है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी को तो ये बताना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान में जो लोगों का अधिकार है वो उसकी कितनी रक्षा कर पाए। कांग्रेस की सरकार में तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा वो पूरे देश में लागू है। वो संविधान है जो एक माला की तरह पूरे देश को एक बांध के रखा हुआ है। उसके संविधान का हमेशा सम्मान हुआ। और यही आरएसएस है जो बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर के लिखे संविधान के बाद पूरा विरोध प्रदर्शन किया था, जगह जगह से खिलाफ थे कि देश के लिए संविधान नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आरएसएस के पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। देश का संविधान कांग्रेस रहे या न रहे, भाजपा रहे न रहे, ये संविधान ही देश से चलेगा। और इससे बड़ा सम्मान मुझे नहीं लगता कोई होगा। बाबा साहब ने तो हम सबको सम्मान दिया संविधान लिखकर, और हम छोटे लोग क्या उनका सम्मान करेंगे? भाई जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है तो हम सबका सम्मान है, हम सबको मौलिक अधिकार की रक्षा। धनंजय जी आपकी बात आ गई। अगर आप ये कह रहे हैं, आपको बताना चाहिए 11 साल में आपने ऐसा क्या किया। चलिए पूछ लेते हैं, बाबा साहब के संविधान को कहाँ लागू किया? अनिल जी से पूछ लेते हैं। खिलाफ है धनंजय जी, अनिल जी से पूछ लेते हैं। लोकसभा चुनाव में 400 सीट इसलिए मांग रहे थे ताकि संविधान के पुस्तक को बदल सके। चलिए धनंजय जी आपकी बात आ गई। हमारे पास और भी प्रवक्ता हैं और भी अतिथि हैं कई जगह से, इसलिए थोड़ा समय कम लेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे, बिंदु पे बात करेंगे तो बेहतर बहस होगी। अनिल जी, धनंजय जी पूछ रहे हैं कि आपने कहां कहां उनको सम्मान दिया, और उन्होंने और भी बातें राजनीतिक रूप से गिनाई हैं कि कहां कहां आपने संविधान का अपमान किया, कहां कहां तोड़ा आपने। 400 सीट आप मांग रहे थे, अंत में उन्होंने आरोप भी लगाया कि 400 सीट अगर आपकी हो जाती तो आप संविधान खत्म कर देते। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं आज अंबेडकर जयंती की आपके चैनल के माध्यम से जी सबको शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर अंबेडकर जी को जो श्रद्धांजलि है वो श्रद्धांजलि जी जब भी मनाई जाएगी हम उनके संविधान को माने जी। और जहां तक हमने देखा है कि हमने बाबा साहब के लिए क्या क्या करा, पंच तीर्थ बनाए जिसके बारे में भी आपने चर्चा करी, चाहे लंदन का हो चाहे दिल्ली में हो, हमने उनको सम्मान के लिए कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। भारत रत्न को हमने दिया उनके संविधान, उनके ध्यान करने के लिए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने संविधान की बात कहते हैं, संविधान की हत्या की बात कहते हैं। 1975 के अंदर संविधान की हत्या इंदिरा गांधी ने करी थी, आपातकाल लगाई, जबकि माननीय हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित करा था। वो संविधान की हत्या थी। संविधान की हत्या इसके बाद में अगर इन्होंने करी है तो राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर के कही है कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। भाजपा ने तो हमेशा की आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता। हम लगातार ये बात कह रहे हैं, ये राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर कही है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। और साहवानो केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लोकसभा में जाकर के इन्होंने बदला नहीं बदला, कानून की धज्जियां इन्होंने उड़ाई है। और अनिल जी, संविधान में संशोधन तो 100 से ज्यादा हो चुके हैं। लोकसभा ही संविधान उन्होंने लोकसभा से ही पारित करवाया था ना, लोकसभा और राज्यसभा से।
नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप संविधान के धज्जियां आप कैसे उड़ा रहे हो। जैसे आज अभी बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो संविधान की खुली धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस के मुंह में दही जमा हुआ है। वो एक शब्द भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि वह संविधान की धज्जियां क्यों उड़ रही हैं। संविधान की रक्षा होनी चाहिए, इनके मुंह में बिल्कुल दही जमा हुआ है। आप एक बात बताइए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का कानून इन्होंने बनाया, इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, आज उसके और उड़ाने में आगे एक से कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। बाबा साहेब को इन्होंने चुनाव में हराया, इसमें दो राय नहीं। वो मैंने सवाल कर लिया अनिल जी उनसे, वो सवाल मैंने कर लिया है। बाबा साहब इनकी नीतियों से नाराज होकर के इनसे बाहर निकले। बाबा साहब ने तो पूरे देश को, ये सही मायनों में बाबा साहब ने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कानून बनाया। और जहां तक 400 सीटों की बात कहते हैं, हर राजनीतिक दलों को अपनी सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रखने का अधिकार है और उस अधिकार के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए। अब आप इसको गलत तरीके से पेश करें। अनिल जी अगर कांग्रेस ये कह रही है कि बाबा साहब को जो कमेटी बनाई गई थी संविधान विशेषज्ञों की, उसका अध्यक्ष कांग्रेस ने ही बनाया था। आप एक बात बोलो, सरकार उस टाइम और कांग्रेस की थी तो अध्यक्ष भी कांग्रेस ही बनाएगी। जिनकी सरकार है वही बनाएगी। इन्होंने, और वो उनकी योग्यता ने बनाया, इन्होंने ऐसा नहीं करा। उनसे योग्य व्यक्ति कोई नहीं था तो उन्होंने योग्यता के आधार पर उनको बनाया है। इन्होंने उन पर कोई भी ऐसा नहीं करा है। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल इन्होंने कानून से ऊपर बना दिया। अनिल जी थोड़ा बिंदुवार, हमारे गेस्ट और हैं, थोड़ा संक्षेप में बात मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस के सांसद कहते हैं सरिया बिल ऊपर सबसे बड़ा है, भाजपा कहती है संविधान सबसे बड़ा है। हम संविधान को बड़ा मानते हैं और ये कहते हैं कि हम सरिया बिल को कांग्रेस संविधान से भी ऊपर मानते हैं। संविधान की धज्जियां तो पहले भी इन्होंने उड़ाई है और आज भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। चलिए अनिल जी आता हूं आपके पास। निश्चित तौर पे हमारे साथ है मिलिंद वानखेड़े जी हैं। मिलिंद जी, राजनीतिक दलों का वक्तव्य आ जाए, फिर मैं आपके पास आता हूं कि असली कौन है नकली कौन है, आपसे मैं पूछता हूं। हमारे साथ यश भारती जी हैं, के त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, आप बहुत वरिष्ठ समाज सेवी हैं, बहुत वरिष्ठ राजनीतिक दल से आप संबंध रखते हैं। थोड़ा बहुत आप, चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के आप भी पार्ट हैं, तो मैं आपसे आज ये चाहूंगा कि आप बिल्कुल कोई भी किसी भी पक्ष का सपोर्ट न करते हुए आप बात करें। त्रिपाठी जी, आज तो मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं जी। और एक बहुत बड़ा मौलिक आपने सवाल किया है जी कि कहां संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साहबानों वाले केस में जी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको पलट दिया गया जी, माननीय राजीव गांधी। और दूसरा सवाल है, हमारी मांग बहुत पहले से थी आरक्षण की, 100 में पावे 60। डॉक्टर लोहिया ने 60 के दशक में इसको कहा था और कहते कहते वो थक गए। चाहे वो पंडित नेहरू की सरकार रही हो, चाहे इंदिरा जी की सरकार रही हो, चाहे राजीव गांधी की सरकार रही हो। त्रिपाठी जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा हूं। आपने कहा साहबानों प्रकरण को पलट दिया। आपको ध्यान हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक और आज से 3-4 साल पहले हरिजन अत्याचार निवारण अधिनियम को लेके फैसला दिया था, उसको लोकसभा में मोदी जी ने भी पलटा है। आपको ध्यान होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा जी, मैं, आपने कहा ना, मैं बायस होकर नहीं बात कर रहा हूं जी। मैंने शुरुआत कहां से जी, दूसरी शुरुआत, जो सबसे बड़ी शुरुआत हुई है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि सत्ता से बाहर हो जाए माननीय इंदिरा गांधी को, तो उसके बाद भी हटा। उसके साथ साथ जानते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को बाईपास करके उसको बना दिया, दूसरे को चीफ जस्टिस बना दिया। एक ये बहुत बड़ी घटना हुई। उसके बाद रातों रात में सारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया। तो ये तो जो संविधान के साथ खिलवाड़ सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। और उसके भुक्तभोगी मेरे जॉर्ज फर्नांडिस हमारे सबके नेता रहे देश के और 9 बार पार्लियामेंट गए हैं। उनके साथ तो बड़ी जातियां हुई, उसकी कहानी अगर कहने लगूं तो बड़ा ज्यादा वक्त आपका चला जाएगा। जी जी। इसलिए जो पहले जो शीशे का घर स्वयं का होता है उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मतलब बीजेपी एनडीए सरकार टोटल संविधान के अनुसार चल रही है, मोदी सरकार, आपका कहने का। देखिए त्रिपाठी जी, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं जी, ये कोई सर्टिफिकेट मैं नहीं दे रहा हूं।
जी। लेकिन संविधान का सम्मान सबको करना होगा इस मुल्क में, जी। और ये देश संविधान से चलेगा। और जहां तक सवाल है कि इस संविधान की चर्चा, अब राहुल गांधी जी कहते तो जरूर है, लेकिन उस संविधान को कहां कैसे काम किया जाए, उसके लिए कौन कौन सी आपको जनता के अंदर उसके लिए कैसे उसकी तो जागृति, संविधान का सम्मान सबको करना होगा त्रिपाठी जी, तो कौन नहीं कर रहा सम्मान कौन नहीं कर रहा? त्रिपाठी जी, उस संविधान के साथ जो सबसे ज्यादा वर्षों तक सत्ता में रहा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। कांग्रेस 50 वर्षों तक इस मुल्क में राज किया है, तो संवैधानिक रूप से अगर हमारे अकलियत को पिछड़े रह गए, हमारे पुरानी चीजों को तो ना उखाड़ा जाए त्रिपाठी जी, अब तो नई 14 के बाद तो नई इबारत चालू हो गई है ना। जब संविधान की बात आएगी जी, जब उनके हकूक की बात आएगी जनता की, तो ये सवाल तो उठेगा ही त्रिपाठी जी, जनता ने उठाएगी। बस हम इतना छोटा सा सवाल आपसे है, फिर यश जी के पास जाएंगे कि भाई संविधान का सम्मान कौन नहीं कर रहा? अनिल गोयल जी नहीं कर रहे कि धनंजय जी नहीं कर रहे कि एस भारती जी नहीं कर रहे, कौन नहीं कर रहा? देखिए, ये कहा कोई सवाल तो संविधान का तो है ही, संविधान तो आपका चल ही रहा है, लेकिन संविधान को कितना कौन उसको तरजीह दे रहा है जी, इस पे कांग्रेस कहीं कहीं पीछे है। चलिए, ये मिलिंद जी बेहतर बताएंगे। यश जी क्या और बात कर लें। यश जी थोड़ा सा बिंदु पे ही, चूंकि हमारे पास अतिथि ज्यादा हैं, बिंदु पे ही संविधान। अब आप देखिए, आप निश्चित इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं आप। मैंने त्रिपाठी से भी अनुरोध किया था कि आज राजनीति से प्रेरित होके नहीं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखें, ना कांग्रेस ना बीजेपी। आप हैं असली संविधान रक्षक कि अनिल जी हैं कि धनंजय जी हैं? यस जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सपा के, इसलिए मैं आपसे बात। त्रिपाठी साहब, हम असली और नकली के खेल में नहीं पड़ेंगे जी। वो खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, उसको खेलने दीजिए जी। और बाबा साहब का इतना कद छोटा कर देना कि कहीं फोटो लगा करके और कहीं कार्यक्रम करके आप उनके अनुयायी को धोखा दे देंगे, इतने सरल अब वो रहे नहीं है। ये उनकी एकजुटता है। जो आपने भी एट्रोसिटी एक्ट की बात कही, उस एट्रोसिटी एक्ट में जिस तरीके से पूरे देश में आंदोलन हुए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर मैंने इसलिए कहा कि साहबानों प्रकरण का नाम लिया जा रहा था, राजीव जी ने पलटा था। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो लोकसभा को अधिकार है संवैधानिक रूप से बाबा साहब की तरफ से कि वो वहां पारित करके उसको पलट सकता है। ये मेरी जानकारी में है, पर आगे आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। जब एट्रोसिटी एक्ट की बात आई अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर के, तो जब देश भर में आंदोलन हुआ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिंसक आंदोलन हुआ पुलिस की तरफ से, और जो बाबा साहब को नहीं मानते उनकी खिलाफत के लोगों से, और उनके अन्यायियों के ऊपर गोली चलाने का काम, डंडा मारने का काम, मुकदमे लगाने का काम, हत्या करने तक का काम हुआ। और आज भी उन लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आज भी उन लोगों के ऊपर मुकदमे चला रही है, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो सुरक्षा करना चाहते हैं अनुसूचित जाति की, जनजाति की, संविधान की और हर आदमी के मूल अधिकार की। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा किसके ऊपर मुकदमा चल रहा है अभी बाबा साहब के अनुयायी जो आपने एट्रोसिटी एक्ट की बात की, मैं उसी बात को आगे ले जा करके बात कर रहा हूं। ग्वालियर का स्पष्ट तौर पर उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि वो एक अकेला उदाहरण है, ऐसे देश भर में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां लगातार सरकार है, मैं वहां की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथी दिल्ली से बैठे हैं और दिल्ली में ही अभी आखिरी चुनाव हुआ है लोकसभा का। भारतीय जनता पार्टी की बदतमीज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, ये बदतमीज शब्द इसलिए कह रहा हूं जो इनके ट्वीट लोकतांत्रिक भाषा में इस्तेमाल किए गए हैं और टीवी चैनलों पे आके जिस तरीके वो भाषा इस्तेमाल करती हैं वो बदतमीजी कहलाएगी। उन्होंने सबसे पहले अपने कार्यालय पे, मेरी बात पूरी हो जाए, अपने कार्यालय पे बाबा साहब की मूर्ति हटा करके, चित्र हटा करके नरेंद्र मोदी जी को लगाया। तो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को बेहतर मानती है या नरेंद्र मोदी जी को मानती है, ये रेखा गुप्ता ने साफ बता दिया है। इससे आगे बताने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी हर मंच से बोलते हैं बाबा साहब को भारत रत्न हमने दिया, बाबा साहब को भारत रत्न हमने दिया। आपकी सरकार थी कब और कब मिला बाबा साहब को भारत रत्न? 1990 में भारत रत्न मिला जब वीपी सिंह जी की पीडीए की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, जिसमें श्रद्धेय मुलायम सिंह जी थे, शरद यादव जी भी थे, रामविलास बीजेपी भी थी, बीजेपी बाहर से थी। हाँ, और जब समर्थन में तो थी सर, बीजेपी ने समर्थन 89 सीटों के साथ समर्थन वापस लिया, सरकार गिर गई। मैं बिल्कुल भी विषय से नहीं हट रहा हूं, मेरा निवेदन है मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए। और जब मंडल कमीशन की सिफारिशें, कुछ सिफारिशें लागू करी, पूरी सिफारिशें भी नहीं, तो सहयोग किसने वापस लिया? यही भारतीय जनता पार्टी ने, जो बाबा साहब की मूल भावना थी कि जो शोषित है, वंचित है, पिछड़े हैं, वो मुख्य धारा में कैसे आएंगे? यस जी, मैं यहां टोकूंगा आपको। अडवाणी जी जब बिहार में गिरफ्तार हुए उसके बाद समर्थन वापस लिया, इस मुद्दे को लेकर समर्थन वापस नहीं लिया।
एसपी त्रिपाठी साहब, जी। आप विद्वान हैं और आपकी विद्वानता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मंडल के खिलाफ कमंडल रैली किसने निकाली? किसने रैली निकाली होगी, मंडल को सरकार कमंडल नाम समर्थन किसने वापस दिया? नहीं लिया। और मंडल का विरोध किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। क्या समर्थन किया था उस समय? अरे ये भाई दुनिया जानती है, दुनिया जानती अगर है। मंडल के विरोध में जाते तो सरकार उसी दिन गिर जाती। मंडल का मंडल उन्होंने लागू किया, जो भी किया। सरकार जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले, लालू यादव जी ने गिरफ्तार किया, तब गिराई। आप मुझे बोलने नहीं देंगे। अरे तो आप यहाँ मैं पूरी बात बोल रहा हूं जी, मैं पूरी बात बोल रहा हूं जी। कम से कम ऐसा प्रतीत तो ना हो आप मेरी बात को रोक रहे हैं। नहीं, ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे ना, अपना पक्ष रखेंगे वो। आप संघ की तरफ से हमें बोल देंगे, मुझे कोई ना मैं क्यों बोलूंगा आपका? आपकी विद्वानता में मुझे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। गोयल साहब बताएं, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर रेखा गुप्ता ने क्यों हटाई? हाँ, वो क्यों नरेंद्र मोदी को लगाया? वो और बताएं। मंडल कमीशन की सिफारिशों की बात कर रहे हैं तो क्यों इतने लंबे समय तक पेंडिंग रहा? कितना आंदोलन किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? अगर सहयोग वापस नहीं लिया था तो मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर के कौन निकला सड़कों पे? आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ ये तर्क लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी, और प्रभु राम की आड़ मिल गई। चंदे का धंधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये और संविधान बड़ी पे संख्या बोलिए। पिछड़े वर्ग को, मेरी अंतिम बात कहने दीजिए मुझे। संविधान पे बोलिए ना। मैं संविधान चंदा पे ही और हूं, इस पे मैं मत संविधान बोलिए। पे हूं, बाबा साहब पे हूं, जो जी। बाबा साहब की मूल भावना थी। और सबसे बड़ी बात यह है, बाबा साहब को इतना छोटा कर देना कि केवल दलित वर्ग उनको मानता है, पीडीए वर्ग मानता है। उन्होंने तो महिलाओं के लिए काम किया। जो गर्भवती महिला रहेंगी वो समाज की किसी भी वर्ग की हो, उसको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया है। दैनिक वेतन भोगी जो हैं, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हैं, अगर वो मैटरनिटी लीव लेती है उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी या तनख्वाह काटी जाएगी। कौन संविधान को खतरे में डाल रहा है? आप पूछ रहे थे सवाल, संविधान कैसे खतरे में आ रहा है? ऐसे खतरे में आ रहा है। तो लगातार जिस तरीके से आरक्षण पे हमला हो रहा है, और देश की 15% आबादी को सामान्य वर्ग कहा जाता है, सामान्य कहा जाता है, और 85% आबादी, 90% विद्यार्थी असामान्य है। तो आपके शरीर का अंग 85% और 90% असामान्य रहेगा। आप स्वस्थ शरीर कैसे कहलाएंगे? कैसे देश तरक्की करेगा? और आप उस 85 और 90% के बारे में बात नहीं करना चाह रहे। और बाबा साहब का नाम लेकर के लगातार आज बता दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी संविधान में 85 और 15 है पंडित क्या? दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लेती हैं, आज बाबा साहब की मूर्ति, चित्र किन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में देखने को मिलेगा आपको? चलिए, केवल धोखा देने के लिए मंच लगा लेंगे और सोचेंगे कि दलित वर्ग जो है धोखे में आ जाएगा। आपने एक चीज का मैंने आपका विरोध किया कि आपने कहा सरकार गिराई मंडल कमंडल को लेके। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, बहुत अच्छे से याद है अडवाणी जी को जब लालू प्रसाद यादव ने बिहार में गिरफ्तार किया था, उसके बाद वापस मंडल का ही यात्रा तो थी मंडल को रोकने के लिए। अरे भाई वो रथ यात्रा थी। पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने उस समय क्या सहयोग किया था क्या मंडल कमीशन का? सहयोग नहीं करते। स्टेटमेंट दिखा दीजिए, आप एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। कमंडल यात्रा केवल मंडल को खत्म करने के लिए थी। एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। अरे स्टेटमेंट की बात नहीं, सरकार मंडल का पक्ष ले रहे हैं तो मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए। नहीं, 89 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बीपी सरकार को समर्थन दे रही थी, तो आप स्टेटमेंट की बात करते हैं। मंडल कमंडल को लेकर समर्थन वापस ले लिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घिर गई थी इस पे, और कमंडल लेकर के ये इसलिए आई कि मंडल आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। और आज भी वही काम कर रही है। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण क्यों नहीं है? उसका 11 पेशी हो गई हैं, और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार का एक आदमी नहीं जाता कोर्ट में। हाई कोर्ट ने 15,000 की पेनल्टी लगाने की बात की। अब जो तारीख आने वाली। चलिए अनिल जी इसका उत्तर देंगे। एक बार हम मिलिंद जी के पास चलते हैं। मिलिंद जी, आपने सबको सुन लिया, जनता दल यूनाइटेड को सुन लिया, बीजेपी को सुन लिया, कांग्रेस सुन लिया, अभी एसजी ने भी बहुत बड़ी बड़ी बात कही उन्होंने कि वो असली संविधान के मतलब सम्मान करने वाले हैं समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह जी सरकार में थे, उन्हें याद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी ये याद नहीं है। जी मिलिंद जी, असली कौन है? देखिए सर, है बात ऐसी है, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बधाई। जी, संविधान लागू हुए लगभग 26 जनवरी 1950 से आज लगभग इतना समय हो गया जी, और हम अभी भी मुझे लगता है कि उस बात में अटके हुए हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। समीक्षा में ये देखेंगे कि भारत सरकार का बजट कितना है। मूल बातों से ध्यान भटकाने के लिए हर एक पार्टी अपना पोलराइजेशन, अपनी वोट की राजनीति करने के लिए बाबा साहब को आगे करती है, बाबा साहब का फोटो लगाती है, उसके कुछ कुछ गुण करती है। मैंने मान लिया कि ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अली रोड पे कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया होगा, लंदन का किया है, ठीक है, लंदन में अधिग्रहण किया जिसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जी,
इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और मानव मूल्यों का डेवलपमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। संविधान के अंतर्गत प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? हम भारत के लोग स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित देश और समाज की रचना करेंगे। ये प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही सारे आर्टिकल्स को कवर करती है। तो क्या देश के अंदर समानता स्थापित हो गई? क्या देश के अंदर अनटचेबिलिटी खत्म हो गई? 1931 में अंग्रेजों के समय में सारे लोगों की जनसंख्या गिनी जाती थी, कितने देश में क्या आबादी है, क्या समस्या है, कितने एजुकेशन है, कितने बेड है। 1931 के बाद दोनों पार्टियों ने आज तक पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं की। क्या संविधान में आर्टिकल 340 है ना? ये तो दोनों पार्टियां दोषी है। दूसरी बात, सारी पार्टियां बोलिए ना। हाँ, सारी पार्टियां दोषी है जी। आर्टिकल 340 का वो जो बात आ रही है मंडल कमीशन की, या उसके पहले काका कलेकर आयोग को क्या हुआ? आप देखिए, नेहरू जी ने ही काका कलेकर आयोग बनाया था, उन्हीं से लिखा लिया कि असहमत है तो नहीं हुआ। फिर इंदिरा जी की सरकार आती है तो बोलती है कमीशन पुराना हो गया, नया कमीशन आता है। ये सारी जो बातें कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो क्या है जनता के साथ? जो पिछड़े वर्ग की आबादी 100 में 1931 के हिसाब से 50%, 52% है, आज देखिए कितनी ज्यादा हो सकती है जी। तो ये धोखेबाजी नहीं तो क्या हुआ? अब जब ये बात आई इनके, मैंने सुना जो मंडल कमीशन, तो बात तो सही है। जब 1992 में मस्जिद गिराया गया, जो इशू खड़ा किया गया वो इसी बात के लिए, जैसे तैसे लागू हुआ। तो क्या लागू हुआ उसमें? क्रिमिलेयर लागू कर दिया उसमें। लोग क्रिमिलेयर भी नहीं समझते क्रिमिलेयर क्या है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो क्या क्रिमिलेयर का कॉन्सेप्ट, क्रिमिलेयर का कॉन्सेप्ट संविधान में है? इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16(4) में है? ये चीजें नहीं है। सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस दिया गया है। तो हम लोग प्रॉपरली अगर संविधान को समझेंगे, बाबा साहब की भावना को समझेंगे, पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया ना? बिल्कुल पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, लेकिन आज तक सिफारिशें पूरा 100% लागू नहीं की गई है जी। अभी अगर आप देखेंगे, अभी जो IAS IPS के जो बच्चे पिछले बार पास हुए थे, जिसका इनकम यही जजमेंट में आया, जिनको 8 लाख था उनको क्रिमिनल में मिलाया। और अभी जो नया सुदामा कोटा लागू हुआ 10%, वो 10 लाख वाला, 12 लाख वाला, वो क्या है? वो क्रिमिनल में नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी देश के अंदर अधिकतर पिछड़ा वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ चल रहा है। ये धोखेबाजी संविधान के साथ है, और संविधान के साथ जो धोखेबाजी होती है, राष्ट्र के साथ धोखेबाजी होती है, देशद्रोह का मुकदमा होता है। मेरा ऐसा मानना, ऐसी सोच थी बाबा साहब अम्बेडकर की। आप इस समय बीजेपी को असली संविधान रक्षक मानते हैं? कांग्रेस मैं तो दोनों को नहीं मानता हूं, तीनों को नहीं मानता हूं, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। वो इसलिए है कि पिछले 70 सालों के अंतर्गत सालों में जो जागृति संविधान लागू होने के बाद आई है, चाहे फिर वो पिछड़े वर्ग के कुछ दल उभरे, जिसमें आप समाजवादी पार्टी का नाम ले सकते, लालू प्रसाद के यादव का नाम ले सकते, शरद यादव जी का नाम ले सकते, दूसरे वाले बाद में जो प्रधानमंत्री उनका ले सकते। लेकिन इसके बीच में तो सबसे ज्यादा शासन तो कांग्रेस ने किया जी। चलिए उत्तर ले लेते हैं धनंजय जी से। धनंजय जी, जो असल मतलब हमने उनको अतिथि के रूप में बुलाया ये है कि वो बाबा साहेब को लेकर के उन्होंने बहुत अध्ययन किया है और लड़ते रहे, वो किसी बीजेपी कांग्रेस। उन्होंने कहा कांग्रेस सबसे ज्यादा दोषी है। धनंजय जी, मुझे लगता है इनको थोड़ा सा और विश्लेषण करने की आवश्यकता है जी। ठीक है, उनके अपने विचार है, उनके अपने विश्लेषण है, मैं उस पर टिकट टिप्पणी नहीं करूंगा। आजादी के बाद जहां इस देश में 33 करोड़ लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं थे, स्कूल नहीं था, नीचे तबके के लोगों को शिक्षा पे व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, जमींदारी प्रथा चलती थी, वहाँ पे राजाओं का तंत्र था। तो कांग्रेस की जो सरकार ने किया ना, 556 रियासतों को अगर मिला के एक मजबूत देश बनाने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार में हरित क्रांति आया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, सबके विकास के क्षेत्र में काम किया। अगर आप उसको नकार रहे हैं तो मुझे लगता है आपको बाबा साहब के संविधान को एक बार और विश्लेषण करना चाहिए और इस देश की व्यवस्थाओं का साथ में विश्लेषण करना चाहिए। आरोप लगाए, आपने विश्लेषण किया, आपकी अपनी विचारधारा है। आप जहां देखेंगे यही वो देश है जहां पे घाटों का आरक्षण होता था कि इस घाट में वो पानी नहीं पिएगा, इस कुएं में वो पानी नहीं भर सकता, इस मंदिर में नहीं जा सकता। अगर इस व्यवस्था कहीं खत्म हुई है, सभी को सम्मान मिला है, तो बाबा साहब के लिखे संविधान से सम्मान मिला है। और उस संविधान की जो व्यवस्थाएं थी उसको कांग्रेस की सरकारों ने लागू किया है, चाहे वो आरक्षण के विषय में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज की मुख्य धारा में लाने का मसला हो।
या जमींदारी प्रथा खत्म करके लोगों को जमीन का अधिकार देने का मसला हो। धनंजय जी, आखिर बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दिया था? रही होगी। बिल्कुल, बाबा साहब के लिखे सिद्धांतों के अनुसार चले तो नेहरू जी के मंत्रिमंडल से बाबा साहब ने इस्तीफा क्यों दिया था? एक बात। दूसरी बात, दो बार अगर बाबा साहब को इतना ही मानना था, संविधान के विशेषज्ञ थे, संविधान कमेटी के अध्यक्ष थे, तो आपने दोनों बार कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा करके उनको हरवा दिया बॉम्बे से। त्रिपाठी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, शिक्षित हैं, मेरे से ज्यादा आप शिक्षित हैं, और अगर आपका सवाल आरएसएस और भाजपा के नेताओं की तरफ का होगा ना तो पीड़ा होती है। नहीं, पीड़ा नहीं। बोल रहे हैं कि चुनाव हरवा दिए जी। भाई बाबा साहब, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पूरी बात को। जी। आप बोल रहे चुनाव हरवा दिए, भाई बाबा साहब भी चुनाव लड़े, उसके खिलाफ कांग्रेस का प्रत्याशी था और कई भी प्रत्याशी थे जी। मतदान करने काम जनता ने किया, जनता जिसके पक्ष में मतदान किया वो जीत गया, तो इसमें कांग्रेस कैसे बाबा साहब को हरा दिया? अरे कांग्रेस ने, नेहरू जी ने प्रत्याशी नहीं खड़ा करते ना, प्रत्याशी नहीं खड़ा करते अगर बाबा साहब का इतना सम्मान था। मेरा सवाल यह है त्रिपाठी जी, तो फिर आप बीजेपी टाइप का सवाल मत पूछिए ना, एक पत्रकार का सवाल पूछिए और मेरे जवाबों का आप समीक्षा कीजिए। नहीं, आपके जवाबों का, चुनाव हार गए लेकिन हराया किसने? धनंजय जी, सदस्य कांग्रेस ने ही भेजा ना। अरे हराया किसने? अरे जनता ने वोट दिया तो चुनाव हार गए। अरे कांग्रेस प्रत्याशी ने दोनों बार हराया। त्रिपाठी जी, आप भी कभी कभी, अरे हराया किसने? कांग्रेस प्रत्याशी ने हराया दोनों बार। चुनाव था ना, तो चुनाव भाई इतना ही बाबा साहब से प्रेम था। कब हारे ना? बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, फिर चले गए, कुछ तो नाराजगी नहीं होगी तब तो दिया। और उन्होंने कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़के दूसरी पार्टी से लड़ा, नेहरू जी ने लड़ा दिया, कांग्रेस पार्टी को हरा दिया। तो ये हम कहेंगे ना, ये इतिहास बता रहा, हम नहीं कह रहे। अरे अरे इतिहास को मैं तो कह रहा हूं, मेरे साथ ज्यादा बुद्धिमान है। अगर चुनाव के लड़ने पे आप सवाल पूछ रहे क्यों हरा दिए, भाई जनता वोट देती तो चुनाव हारते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने ही राज्यसभा में सदस्य उनको बनाया है, तो इसके ये तो है ना भाई, हमारे जो ताकत में कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, में था कि उनको कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। कांग्रेस पार्टी नहीं बनाया, राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था। तो कांग्रेस पार्टी, अरे आप दोनों अजीब बात करते हैं त्रिपाठी जी कभी कभी। अब कांग्रेस पार्टी नॉमिनेट किया होगा ना सरकार में रहते, तब राष्ट्रपति जी अनुमोदित किए होंगे उनको। क्या राष्ट्रपति डायरेक्ट निर्वाचित कर देते हैं, अनुमोदित कर देते हैं बिना अनुमोदन के? क्या चलिए, ये तो वही बात हुई, कांग्रेस ने जो किया उसकी तारीफ आपको नहीं करना है, और मोदी ने जो नहीं किया उसकी आपको तारीफ करना है। नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप हमारे अतिथि हैं। आप हारेगा और मतदान जनता करती है। धनंजय जी, इस समय सबसे ज्यादा मानी गरीब की गाय मीडिया ही होती है। आप लोगों के पक्ष में अगर बात करें तो ठीक है, अभी अनिल जी से बात करेंगे तो बोले कांग्रेसी टाइप बात करेंगे, आपसे बात करेंगे आप बोले भाजपाई टाइप बात करेंगे। गरीब की गाय मीडिया है, बाकी और नहीं है। नहीं, मैं तो जी सुनिए मेरी बात को, मैं तो आपके आगे अपने को तुच्छ बता रहा हूँ। नहीं, मत बताइए तुच्छ, अनपढ़ बता रहा हूँ। आप वरिष्ठ बताइए, हमसे कह रहा हूँ वरिष्ठ बताइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वरिष्ठ बताइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान के मामले में पर आप चुनाव में हारने की बात करेंगे। अरे तो कैंडिडेट तो आपने खड़ा किया, मुझे लगता है वो कैंडिडेट तो जनसंघ ने नहीं खड़ा किया था, जनसंघ ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, आपने खड़ा किया था। अरे जनसंघ, मैं तो जनसंघ की बात ही कर रहा हूँ। वो जो छोटे, वो जो उचक्के टाइप के जो लोग बोलते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, उस टाइप की बात होगी ना। आप तो बुद्धिजीवी हैं, मैं तो आपके आगे तुच्छ प्राणी हूँ, बुद्धिमान भी नहीं, अनपढ़ हूँ। अरे भाई आप देख लीजिए, हरा दिया, कैसे संभव है भाई? अरे आप देख लीजिए कैंडिडेट कौन कौन थे। कैंडिडेट दक्षिण बंबई में, बामन में कैंडिडेट कौन कौन थे? अरे तो कांग्रेस का प्रत्याशी, अरे चुनाव हो रहा है तो प्रत्याशी, सुनिए ना जी, अभी हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं, एक मिनट सुनिएगा जी। आप पत्रकार हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। हम यहाँ बैठे, बीजेपी के भी नेता बैठे हैं, हमारे अनुयायी बैठे हैं, जेडीयू से बैठे हुए हैं, और भी बैठे हैं, सपस बैठे हैं जी। अब यहाँ कोई रहेगा नहीं छाव में, तो आप क्या अकेले डिबेट कर लेंगे? भाई हम हैं एक दूसरे के बात रखने के लिए, सब बात रखें तभी तो डिबेट होगा ना। वैसे चुनाव था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। धनंजय जी, अनिल जी, अम्बेडकर जी भी लड़े थे, अनिल जी जीत गया। अनिल जी,
चूंकि बाबा साहब का संविधान था 50 में लागू हो गया था, नेहरू जी ने इसलिए कैंडिडेट खड़ा किया कि चुनाव हो, नहीं तो चुनाव ही नहीं होता कि अम्बेडकर साहब खड़े होते तो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही, थोड़ी सी कम आ रही। अब स्पीकर होगा आपकी साइड से शायद। जी मेरा कहना है, अभी पहले तो यश भारती जी कहते कि मंडल के खिलाफ इन्होंने कमंडल निकाला। जी आप वो आज भी आपके गठबंधन के साथी हैं, जब भी गठबंधन साथी थे, अगर हमने मंडल के खिलाफ कमंडल निकाला तो आपने बिहार में उनको गिरफ्तार क्यों किया? भगवान राम तो सबके हैं, भगवान राम सबको मानते हैं, भगवान राम के पास कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और अगर हम भगवान राम को लेकर के हमने कमंडल यात्रा निकाली, राम भगवान मंदिर के लिए हमने यात्रा निकाली, तो वो मंडल के खिलाफ कहाँ हो गई? भगवान राम तो सबको मानते हैं, चाहे उसमें केवट है, चाहे उसमें धोबी है, उन्होंने सबका सम्मान करा है। तो आप भगवान राम को इसमें क्यों घसीट रहे हैं और इसमें किस तरीके से बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, अभी इन्होंने ये कहा कि अंबेडकर जी की मूर्ति, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में हर मंडल कार्यालय में बाबा साहेब की प्रतिमा लगी हुई है। आप अगर हर जिले में, अगर समाजवादी पार्टी का नहीं, यश जी ने यह कहा कि अभी दिल्ली विधानसभा की बात कर रहे हैं, यश जी कहा कि दिल्ली विधानसभा में अंबेडकर जी की फोटो, इन्होंने जो कहा, हमें हमारा सवाल नहीं है, रेखा गुप्ता जी के कार्यालय से अंबेडकर जी की फोटो हटा के नरेंद्र मोदी जी को लगाई। प्राइवेट कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, यश जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, चंद्रशेखर आजाद जी की, भगत सिंह की और बाबा साहब की फोटो लगी थी, उसको हटा के नरेंद्र मोदी की फोटो। यस जी, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। हम सम्मान करते हैं, मंडल स्तर पर भी हम मूर्तियों को अपने कार्यालय में लगाते हैं, उनके फोटो को। आपने जिला स्तर पर भी ला रखी है और एक जिले के अंदर 20 मंडल आते हैं। एक बात, बाबा साहब की मूर्ति हटाई नहीं गई है, वहां मोदी जी की मूर्ति लगाई है। बाबा साहब करके बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी एक बात कही कि इस घाट पर पानी, ये इस घाट पर ये पानी नहीं थे, इस घाट पर ये पानी नहीं था, वो किसके राज में था? वो कांग्रेस के राज में होता था। आप भाजपा को इसके अंदर मतलब बैठो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, बाबा साहेब के खिलाफ आप कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो तो आप उनको सम्मान नहीं दे रहे हो। आप जब वो आपके जो सम्मानित हैं, सबसे पढ़े लिखे हैं, उनको संविधान बनाने का अधिकार दिया, उन्होंने संविधान बनाया, और अगर उनकी राय में भिन्नता हुई, आपके नेहरू जी के उनकी राय अलग अलग हुई, तो आप उनको इस स्तर तक लोग कैंडिडेट खड़ा करोगे। लेकिन अनिल जी संविधान सभा जो थी उसका अध्यक्ष भी तो कांग्रेस ने ही बनाया बाबा साहब को। मैं त्रिपाठी यही तो कह रहा हूँ, पुचकारा भी और दुत्कारा भी। आपने उनका सम्मान कहाँ करा? तो बाबा साहब के संविधान को चलाया कहाँ करा? इस देश के तिरंगा। अरे धनंजय जी आप बोल रहे थे, सुन रहे थे। अरे धनंजय जी प्लीज, उनका सम्मान नहीं करा। अरे धनंजय जी, ये उस तरह की बहस नहीं है। आपने अपनी बात रखी, धनंजय जी अपनी बात रखी, आप उन्होंने सुना। आपसे सम्मान नहीं करा। धनंजय जी आपने अपनी बात रखी, उन्होंने सुना। आप अभी, धनंजय जी प्लीज, अरे प्लीज, जिसको खुद का जानकारी, अरे यार आप खुद किस तरह बात कर रहा है, इसको पढ़ना आप भैया, आपने, अरे भाई धनंजय जी, सम्मान नहीं करा। जिलों में आंदोलन किया था। अरे ये राष्ट्रीय मुद्दे पे बात हो रही, धनंजय देश के राष्ट्रध्वज नहीं फहराया तिरंगा, वो क्या बात करेगा बैठ के? ये तुम्हारी भाषा है क्या? क्या बात करेगा? फर्जी लाकर बात करे बैठ के। धनंजय जी कौन सी बात हुई भाई, इनका साइलेंट करिए। तुम्हारे परिवार में ये बात होती है क्या? जी, आप मुझे ये बताएं कि आपने सम्मान करने के लिए उनका इस्तेमाल करा है। आप उनका जहां जरूरत होती है वो अम्बेडकर इस्तेमाल रहे हैं, आज जरूरत होती है अम्बेडकर की, भाई हमने आपको हरवा दिया, हमने ये करा दिया, हमने ये, आपने उनका सम्मान नहीं करा। हमेशा हर जगह पर उनका अपमान करा है। और जहां सम्मान करने का मामला, वहां सम्मान या तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है, या जो भारतीय जनता पार्टी जिस टाइम में शामिल थी उस टाइम करा है। चाहे हमने उनके अनिल जी आपकी बात आ गई, अनिल जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई है, आपने कह दिया अपनी बात। एक बार फिर त्रिपाठी जी के पास चलते। त्रिपाठी जी पानी पी लीजिए आप थोड़ा सा अच्छे से, और अब थोड़ा सा निष्पक्ष आप बात करिए। आप सीधे कांग्रेस पे चले गए थे।
देखिए, कांग्रेस को इसलिए जाना पड़ेगा जी कि सबसे ज्यादा अगर सत्ता में वही तो रही भाई, कांग्रेस ही रही ना। एक छोटी सी बात, एक मिनट त्रिपाठी जी, यश जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं जी। जो अनिल गोयल जी ने उस समय की जनता दल सरकार के लिए किया था, क्योंकि जेडीयू भी उस समय साथ में थी, नीतीश कुमार जी भी थे, तो राम मंदिर वाले मंडल और कमंडल पे बेहतर जेडीयू त्रिपाठी जी जवाब दे पाएंगे। जी चलिए। देखिए, उसमें मैं चूंकि उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला माननीय जॉर्ज फर्नांडीज ने लिया था। क्योंकि मैं उनका शिष्य रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कांग्रेस के प्रति उनकी बहुत ही खराब वो विचारधारा थी कि कांग्रेस को किसी तरीके से सत्ता से बाहर किया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत यातनाएं उनके साथ हुई थी कांग्रेस के दौरान में, जो इमरजेंसी के दौरान में। इसलिए उस पछड़े में, चूंकि हम तो जनता दल के प्रोडक्ट ही रहे और हमारी तो मांग बहुत पहले से थी आरक्षण की, और ये 100 में पावे 60 का नारा हमने दिया था। आज जो कांग्रेस, हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस जो नया संविधान को लेके चल रही है, अरे भाई जातिगत जनगणना पहले करा लिया होता। इंदिरा गांधी ने मान लिया होता बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट, राजीव गांधी ने मान लिया होता बीपी कमीशन की रिपोर्ट। तो ये सारी बातों पे अगर उस पे देखा जाए तो कहीं न कहीं जो सत्ता में ज्यादा रहा है उसको बाबा साहेब के बातों को ज्यादा से ज्यादा जनता में पहुंचाने का मौका मिला था। उनके द्वारा बनाए गए संविधान में इतनी व्यवस्थाएं थी कि ये समता मूलक समाज बन सकता था। हमारी तो शुरू से राजनीतिक समता मूलक समाज का निर्माण हो, छुआछूत से खत्म किया जाए, ये तो हमारी मौलिक डिमांड थी। और उस मौलिक भाई ये छुआछूत खत्म करना, ये सब करना अम्बेडकर साहब ने कहा था, तो माना तो अक्षर से, कांग्रेस ने नहीं माना क्या? बिल्कुल नहीं माना। कांग्रेस मानी होती तो आज तो बहुत कुछ, आज कुछ तो देश में कुछ बदल गया होता। अरे 2/3 बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाती थी। त्रिपाठी जी, आज वक्फ बोर्ड का जो मामला आया है, ये कैसे आ गया भाई? 1995 में हुआ तो उस पर किसी कोई आवाज नहीं उठाई। 2013 में सारा मौलिक धारा 40 लगा दिया आपने, उसका संविधान को नहीं कहा। उस समय सोचा, किसी ने सवाल नहीं किया कि आप कह देंगे हो जाएगा। तो ये सब सवाल जो है, यस जी कह रहे हैं मंडल कमंडल पे बताइए, वक्त पे मत जाइए। तो ये सब तो संविधान का सवाल है भाई जी, ये संवैधानिक तो सवाल है कि भाई जो हमारा जो अल्पसंख्यक है, जो बेचारा पसमानदा है, हमने बिहार में इतना काम किया माननीय नीतीश कुमार ने, उसी पसमानदा के साथ धोखा हो रहा है। नहीं, यहां कहां धोखा हो गया पसमानदा के साथ? अरे भाई बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये संवैधानिक रूप से तो मांग हो रही है, नहीं तो लड़ाई चल रही। अगर वक्फ बिल पास होना पसमानदा मुसलमानों के साथ फायदेमंद है। अरे तो वक्फ बिल तो पसमानदा के लिए तो है ही है जी। अरे जमीनी हकीकत देखनी। चलिए, आपका अब समय थोड़ा सा कम है जी। यस जी, देखिए, मैंने सवाल पूछा था कि रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने कार्यालय से बाबा साहब की फोटो हटा दी जी, और नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी। तो बड़ा स्पष्ट संकेत है कि उनके लिए बाबा साहब द्वितीय दर्जे के हैं और नरेंद्र मोदी प्रथम दर्जे के हैं। अब ये कितनी भी बात कहते रहेंगे, हम मंडल होगा कि हटा दी। अनिल जी, हटा दी क्या सही है? बिल्कुल नहीं हटाई जी, मोदी जी की भी लगाई है। मोदी जी इसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ये फोटो देख लीजिए, देख ली। आजकल गूगल का जमाना है, गूगल का जमाना है। आपकी विपक्षी पार्टी ने इसके विषय को लेकर के विरोध किया। नहीं, ये फोटो में एआई का जमाना आ गया है। सर, विषय विरोध किया ना, विरोध किया ना। ये खुद कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाई है। नरेंद्र जी की भी लगा दी है, ये कहा। उनकी भी लगाई है। पहले ही दिन कार्यालय में जाने से पहले बाबा साहब की फोटो हटा दी गई। अब गोयल साहब सुन लीजिए, गोयल साहब सुन लीजिए, मेरी भाई गलत तरीके से बात पेश मत करो ना। मैं आपका स्वागत करूंगा अगर आप मेरे ऊपर मुकदमा लगा देंगे इस बात के लिए। तो सर मैं आपका स्वागत करूंगा अगर आप मुकदमा लगा देंगे। रेखा गुप्ता की मानहानि हो रही है, आप मुकदमा लगा दीजिए गोयल साहब दिल्ली में बैठ के। मुकदमा लगाने के लिए नहीं बैठा। अरे मैं तो कह रहा हूं लगाइए, आपकी नेता के मैं यहाँ सिर्फ बहस की बात है, यहाँ मुकदमा की बात नहीं। ये झूठ परोसेंगे और उसको सच को स्वीकार नहीं करेंगे और मेरे समय में लगातार बीच में बोलेंगे। मैं तो इनकी बात आराम से सुन रहा था। अनिल जी सुन लीजिए, चूंकि ऐसा दोनों वो बात करेंगे तो जनता नहीं सुन पाएगी, दर्शक नहीं सुन पाएंगे जी। ऐसी देखिए, बाबा साहब को धर्म परिवर्तन क्यों करना पड़ा? देश का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन कहां हुआ, क्यों हुआ? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। आज भी वो पक्षपात है,
आज भी वो चीजें हैं। लोग घोड़े पे नहीं चढ़ सकते, मूछे नहीं रख सकते। इसका दोषी कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकेले 14 के बाद? निश्चित तौर पे उसके पहले नहीं था। देश की सरकार। आप वर्तमान पे जाते हैं, इतिहास पे जाएंगे। नहीं, उसके पहले नहीं था। वर्तमान पे जाएंगे, इतिहास पे जाएंगे। अभी चर्चा कर रहे हैं कि मैं पिछली डिबेट की चर्चा करूंगा। नहीं, आज की बात आज होगी। आपसे मैं पूछ रहा हूं, 14 के पहले सम्मान था उनका, पूरा घोड़े पे चढ़ते थे। आप आज की बात करें या ना करें, पिछले समय से आज सुधार हुआ या नहीं हुआ? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बाबा साहब के चित्र की जरूरत क्यों पड़ गई? अब आप आवश्यकता क्यों पड़ गई? धनंजय जी जैसे आप भी आरोप लगाइए कि आप भाजपा और संघ के प्रवक्ता मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। नहीं, तो हम तो सवाल करेंगे ना कि 50 साल अगर बीजेपी रही, लोग घोड़े पे नहीं चढ़ रहे, वो कांग्रेस रही, घोड़े पे नहीं चढ़ पाते, बारात नहीं निकाल पाते थे, तो इसमें तो दोषी दोनों सरकारें हुई ना, अगर अभी भी कह रहे हैं। एसपी त्रिपाठी साहब, आप सवाल करें पिछली सरकार से कि कांग्रेस की सरकार थी, फलाने सरकार थी, हम वर्तमान से सवाल ना करें। जब आज वर्तमान पे चर्चा कर रहे हैं तो वर्तमान पे बात नहीं होगी। जहां 20-20 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 10 साल अकेले आप भाजपा पे आरोप लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? कि सारी व्यवस्था के लिए वो जिम्मेवार है, तो मैं तो सवाल करूंगा। क्यों नहीं लगाएंगे? तो मैं सवाल करूंगा। मुझे ये भी तो कारण आपसे जानना है, क्यों नहीं लगाएंगे? ये आप कारण बता दीजिए, क्यों नहीं सब पे लगाइए ना, जो 75 साल हो गए सब पे लगाइए। अगर सब पे लगाना है एसपी त्रिपाठी साहब, तो जो धर्म परिवर्तन की मैं बात कर रहा था, दीक्षा भूमि नागपुर में उसी दिन दशहरा पे आरएसएस का कार्यक्रम होता, आप लाइव दिखाते हो, और वहीं बाबा साहब के अनुयायी लाखों की भीड़ में उस आरएसएस के कार्यक्रम से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। आपने कभी दिखाया? किसी मीडिया हाउस में देखा आपने? आप बैठे हो, आपने चर्चा देखी? आप यहाँ बैठे हो। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपने कहा अकेले भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को बिठा के बहस कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आज बाबा साहब पे बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, आपने कहा बेहतर चर्चा हो रही, तो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि उस दीक्षा भूमि पे जब कार्यक्रम होता है तो आरएसएस लाइव चलेगा, लेकिन दीक्षा भूमि पे इकट्ठे हुए हैं बाबा साहब को जानने वाले, तो मीडिया की अपनी अभिव्यक्ति, उनके बारे में कहीं आपको चर्चा नहीं मिलेगी, अखबार में कहीं कोने में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मोहन भागवत या आरएसएस प्रमुख ने क्या कहा, उसको फ्रंट पेज पे स्थान देंगे, टीवी चैनलों पे लाइव दिखाएंगे। ये पक्षपात आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है या नहीं है? जो जनता देखना चाह रही है, ये जनता नहीं देखना चाह रही। आपके समय नहीं देखना चाह रही। सरकार के समय, अखिलेश की सरकार के समय 2 पत्रकारों को जिंदा जला दिया गया, तो उसकी बात भी हम करेंगे। निश्चित कीजिए। दो पत्रकारों को जिंदा जला दिया अखिलेश जी की सरकार गलत है एसपी त्रिपाठी साहब, उस पर बात होगी। दीक्षा भूमि का कार्यक्रम लाइव क्यों नहीं होता, ये प्रश्न चिन्ह मीडिया हाउसेस पे सब पे है, अखबारों में क्यों नहीं छपता, ये सब पे प्रश्न चिन्ह है। बाबा साहब के बड़े पैमाने में अनुयायी होते हैं और उनको सीमित कर देना केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए तक, ये अपने आप में छोटी मानसिकता है। समय समाप्त हो रहा है। एक बार फिर मिलिंद जी थोड़ा संक्षेप में। देखिए सर, मैंने सबको सुना, सारी बातें आज कुल मिला के सारा इर्द गिर्द बाइपोलर सिस्टम, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य बातें राजनीतिक पर ही आप ही चर्चा कर रहे हैं। बाबा साहब को मुझे लगता है कि यह सम्मान देने वाली बात बिल्कुल नहीं मेरी नजर में जी। जो काम अधूरे है और आज भी बुनियादी है 70 साल के अंदर, उस पर कंसंट्रेशन होना चाहिए। जातिगत जनगणना का मुद्दा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार की जरूरत है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है कि आखिर हमारे ऊपर, भारत देश के ऊपर कर्जा कितना है, 14 के पहले कितना था, इतना बढ़ा क्यों है, देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। संविधान क्या बोलता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात है, क्या इन लोगों को जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन मिला? क्या जुडिशरी में उतने लोग गए? क्या IAS IPS में इतने लोग हैं? जो हमारी मुख्य बात है, संवैधानिक बात है, क्या हमारे प्रतिनिधि है? ठीक है, आप सांसद गिना सकते एज ए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के पिछले वर्ग के, लेकिन ये भागीदारी का मसला है, संविधान। मिलिंद जी, जो आरक्षण व्यवस्था बाबा साहब कर गए थे, उस आरक्षण व्यवस्था के तहत क्या रिजर्वेशन नहीं मिल रहा? ये आरक्षण आप किसको बोलते हैं जी? केवल नौकरी में आरक्षण पाना, जो आर्टिकल 14-15 का बात है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो पॉलिटिकली भी जो बातें हैं, जो पुनः पैठ के वजह से जो लोग आज हम यहां आवाज खोल रहे हैं आर्टिकल 19 का उपयोग लेके, क्या इस बात को, या आप उठा रहे बात को, क्या वो सांसद उठाते हैं बीजेपी या कांग्रेस के या किसी भी दल के? मिलिंद जी, हम आपसे सीधे एक सवाल कर रहे हैं जी, बताएं। IAS IPS की बात कही, हाँ, क्या IAS IPS में जो बाबा साहब लिख के गए थे कि आरक्षण होना चाहिए, बाबा साहब की बात नहीं है, इसके लिए कमीशन बना हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग बना हुआ है, एक प्रोसेस बनी हुई है। अरे आरक्षण नहीं मिल रहा क्या उतने % जी? उसके साथ भी वो धोखेबाजी हो रही। मैंने इसके पहले बताया ना आपको, कैसे? जो पिछले वर्ग के बच्चे थे करीबन 360 वर्ग की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी करंट वाली बात, पिछले 4-5 पिछले वर्ग के लिए क्या बाबा साहब दे गए थे आरक्षण?
अभी जो बात है ना, जो लागू हुआ है पिछले कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ, उसके बाद की बात। बाबा साहब जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कर गए थे, उस समय आर्टिकल 340 ये बताया गया है कि इसका एक आयोग बनेगा, जांच करेगा। तब तक तो कोई पिछले वर्ग का प्रतिनिधि ही नहीं था साहब। वो डॉक्टर जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सीधा सवाल कर रहे हैं, आप उसको घुमाइए मत कि बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा उस पे आरक्षण मिल रहा कि नहीं मिल रहा, उस पर पूरा इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। खाली संविधान में हम इनसे पूछ लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। समय समाप्त हो गया है, थोड़ा बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में अनिल जी, अनिल गोलाई जी। नहीं, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं, इन्होंने जो कहा है कि ये अनिल जी आपसे बात नहीं है, अनिल गोलाई जी से मैंने सवाल किया। अभी सभी विद्वान वक्ताओं से मैं सब बातें सुन रहा था और मुझे ऐसा लगा कि इसमें हम पार्टीबाजी में उलझ गए। एक्चुअल हमने जो ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ही भुला दिया गया। इसका ऑब्जेक्ट यह है कि भारत कभी गुलाम नहीं बने। पहला ऑब्जेक्ट है, जिस कारण से भारत गुलाम बना, जिस कारण से यहाँ की व्यवस्थाएं खराब हुई, जिस कारण से लोगों को न्याय नहीं मिला, उस कारणों का चिकित्सा करना कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। इसलिए सारी संस्थाएं, पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, पार्टी से उठ के बात होनी चाहिए, पहले देश की बात होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर उसकी मेंटेलिटी अगर ठीक नहीं है, उसको अगर ये गलत आदमी को मान के चलो कुछ जगह बिठा दिया जाए। इसलिए बाबा साहब ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, उसको चलाने वाले अगर लोग सही नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम का नहीं रहेगा। चल, हमारा समय। अनिल गोयल जी बहुत बहुत धन्यवाद, धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मिलिंद खेड़े जी आपका, या भारती जी आपका, गुलाई जी आपका और के त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो डॉक्टर अंबेडकर को दलित समाज में एक मसीहा की तरह माना जाता है। दरअसल बाबा साहेब ने एक समता मूलक समाज की स्थापना का ख्वाब देखा था। आज़ादी से पहले शोषित वर्गों के लिए अंबेडकर ने जितना काम किया उतना शायद किसी और ने नहीं किया। देश में इस समय दलित समाज की बड़ी आबादी है, ये राजनीतिक रूप से काफी मजबूत भी है। इसलिए देश के राजनीतिक दल ये जानते हैं कि दलित समाज के साथ आ जाने पर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मायावती दलित समाज की अगुवाई कर 4 बार सत्ता के शीर्ष तक पहुंची थी। तब यूपी की राजनीति का केंद्र अंबेडकर ही थे और इस बार भी देश की राजनीति में अंबेडकर छाए हुए। तेरे मेरे अंबेडकर के बीच सियासी बहस से खुद को अंबेडकर का सच्चा अनुयायी साबित करने की होड़ मची है। ऐसा लगता है मानो भाजपा अब कांग्रेस के हाथ से अंबेडकर को छीन लेना चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि अब कांग्रेस भाजपा की इस रणनीति का जवाब कैसे दे पाती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।